हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और जल्दी से बताओ कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? हाँ, सभी लोग जीवीएन लिखकर भेजेंगे एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म, तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ, टेंशन हो रही है उस पर भी अभी चर्चा कर लेंगे, घबराओ मत। पहले एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में बताएं। अगर एकदम दुरुस्त है तो यस सर लिखकर भेजो या फिर जीवीएन लिखकर भेजो ताकि मुझे पता चल जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है भाई, शाबाश। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कल रात से। और आपने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी होंगी, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म फिलिंग में कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दैट मीन्स कि पहले दिन फॉर्म आया कि उसका मतलब ये नहीं है कि अब आ गया है तो शुरू के 1 घंटे में ही भर देता हूं और मुझे सेंटर जो है अपने मनपसंद का मिल जाएगा। ये सब कहानी और थ्योरी मत लगाइएगा प्लीज, ठीक है। सेंटर एलोकेशन की कुछ और एल्गोरिदम होती होगी, ठीक है। तो आप नो डाउट एक अपना टाइम लो, उस टाइम में ये देखो कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको फॉर्म फिलिंग सिखाएंगे। कोई भी एरर मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है कोई अपना नाम गलत डाल दे, है ना। ठीक है, अब अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी का नाम है सौरभ सिंह और 10th की मार्कशीट में उसका नाम है भाई सौरभ द्विवेदी, तो उसने वहां पर नाम सौरभ सिंह भर दिया। तो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना सारी चीजें भरनी है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, वो मैच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई एरर किया तो फिर आपको करेक्शन विंडो का वेट करना है, फिर आपकी टेंशन और बढ़ेगी कि भाई ध्यान रख रहे हैं कि कब करेक्शन विंडो ओपन हुई, फिर उसमें आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो आराम से देख लो कि क्या क्या चीजें आपसे भरने के लिए बोली गई हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट वो आपसे मांग रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज क्लेम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी शायद अपलोड करना होगा। कुछ सर्टिफिकेट आपके पास में अभी होंगे, कुछ शायद आगे चलकर बनेंगे। तो वो सारी उसकी गाइडलाइंस पढ़ते हुए फिर आपको फॉर्म फिल करना है। मतलब कहने का मतलब जो है वो पूरा पूरा सार ये है कि टेक योर टाइम। जल्दबाजी और हरी में, मतलब जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। और इसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि बहुत सारे बच्चे, वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोग इस जनरेशन के लोग हो तो तुम्हें अब साइबर कैफे वाला कल्चर जो है शायद वो खत्म हो गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये होगा कि बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म भरते हैं। अब साइबर कैफे वाले भैया जब फॉर्म भरते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है। तो साइबर कैफे वाले भैया ने क्या किया, तुमसे ईमेल आईडी मांगी, तो तुमने बोला कि भैया मेल आईडी तो कुछ है नहीं, वैसे सबके पास होती है जीमेल आईडी या जो भी। तो भैया ने क्या किया, अपनी ही मेल आईडी डाल दी और मोबाइल नंबर भी अपना ही डाल दिया। तो आजकल क्या है, ओटीपी आता है हर बार लॉगिन करने पर, ठीक है। फाइनली जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी मेल पर भी शायद शेयर होता है। तो अपनी मेल आईडी देनी है और अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। जो भी मोबाइल नंबर, जो भी मेल आईडी आप दे रहे हो, उसका पासवर्ड जो भी आप जनरेट करोगे, ओटीपी जिस पर आएगा, वो सारी चीजें आपके काबू में होनी चाहिए, ना कि साइबर कैफे वाले भैया के काबू में। समझ गए? है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर कोई पासवर्ड जनरेट कर रहे हो अपने आप को रजिस्टर करते वक्त, तो उस पासवर्ड को, उस मेल आईडी को, उस लॉगिन को, क्रेडेंशियल्स को लिख लो एक जगह, लिखकर 2-3 जगह शेयर कर दो, अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ व्हाट्सएप पर, अपने खुद के साथ, ताकि आप किसी भी तरीके से उसको भूल ना जाओ, ठीक है। तो ये सब सावधानी रखना। और दूसरा, फॉर्म फिल आराम से टाइम लेकर करिएगा प्लीज, जल्दबाजी और गलती नहीं करनी है। अपना फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले उसको 2-3 बार रीवेरीफाई करना है, रीचेक करना है, फिर सबमिट करना है। और एक जो नई चीज इस बार एनटीए ने अलाउ की है, दैट इज कैलकुलेटर अलाउड है। मतलब आपको ऑन स्क्रीन एक कैलकुलेटर मिलेगा जिसमें कुछ फीचर्स आपको दिए जाएंगे। अब ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि कैलकुलेटर अलाउड हो गया सर, देखो अब हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पे रूट आ गया, उसकी कुछ वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो। बट अगर आप कैलकुलेटर का यूज छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी कर रहे हो तो फिर वो एक टाइम टेकिंग फ्रेम, समझ में आया कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि कैलकुलेटर यूज करने में टाइम जाता है भाई, समझ गए?
कैलकुलेटर यूज करने में टाइम जाता है। तो आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है कि आप कंप्लीटली कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है वैसी ही चलने दो। एक एडिशनल फीचर हमें दिया गया है जिसकी अगर हमें जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। कोई सवाल ही ऐसा आ गया जिसकी कैलकुलेशन का आंसर जो है वो विदाउट कैलकुलेटर नहीं आ सकता, तो फिर हम उसको यूज करेंगे। हम हर सवाल के लिए कैलकुलेटर की तरफ भागेंगे, ये एटीट्यूड मत रखिएगा प्लीज, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि आपको कैलकुलेटर कोई हाथ वाला कैलकुलेटर तो है नहीं, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है। उस पर क्लिक कर करके आपको जैसे 227 इंटू 153 करना है मान लो, वैसे तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी चाहिए। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 153 क्लिक करो, फिर इक्वल टू का साइन दबाओ, समझ गए। तो इसमें टाइम जा रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक बैलेंस्ड यूज अपने दिमाग में लेकर चलना। ज्यादा खुश होकर मत जाइएगा कि अब मैं सारी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से कर दूंगा। कैलकुलेटर से बेटा क्रिटिकल जो आंसर्स होते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशंस या कुछ स्क्वायर रूट्स की वैल्यू या कुछ क्रिटिकल डिविजन्स, वहां पर आप यूज कर सकते हो, बट जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में, अब फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप जैसे मान लो कि ऐसा कुछ आता है, समझ गए, मैं तुम्हारे मन का भाव समझ पा रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो 71 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 82 इंटू 10 की पावर 4। अब इस चीज को तो तू खुद ही डील करेगा ना भाई, है ना। हाँ, इस पार्ट को तुझे जो हो सकता है कैलकुलेटर से तू डेसिमल में आंसर निकाल ले। फिर यहां से सर हमारे पास में पावर जो है वो कितनी आ रही है, ऊपर ले जाकर 10 की पावर -7 आ रही है। तो ये सब पार्ट आपका खुद का है और ये पार्ट आपको कैलकुलेटर की मदद आप ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि ये चीज बड़ी नई है, तो इस पे ये कमेंट करना कि ऐसा ही होगा या ऐसी ही आएगी, तो वो बड़ा ही थोड़ा बोलते ना क्या हो जाएगा, जल्दी अर्ली टू कमेंट हो जाएगा। तो वो तो इस बार आप जाओगे, कैलकुलेटर आपके कितना काम आया फर्स्ट शिफ्ट में, सेशन 1 में, फिर आपको पता चलेगा कि यहां सेशन 2 में मैं इतना इतना कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, इतना इतना मुझे खुद की कैलकुलेशन भी रखनी है, समझ गए। ठीक है, पेपर टफ नहीं होगा। कैलकुलेटर अगर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। आप अपने दिमाग में कोई भी थॉट बनाओ, आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखो, क्योंकि कुछ जगह ये भी आपको सुनने को मिल सकता है कि भाई कैलकुलेटर दे दिया तो पता नहीं क्या वो आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कोई भी नई चीज अपने दिमाग में प्री इमेजिन मत कीजिए और किसी के कहने से भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबके लिए ये बात नहीं है। ये तो एनटीए वाले जानते हैं ना कि पेपर कैसा आएगा। अब तो आपकी जैसी प्रिपरेशन चल रही है चलने दो, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। और आपको पीडब्ल्यू के जो अब अपकमिंग टेस्ट है, एक दो टेस्ट को तो अभी मैं नहीं बोलता हूं, बड़ा नया हो जाएगा, बट यस टेक टीम इस पे बोलते हैं हमेशा ऑन द टोज रहता है। पीडब्ल्यू कोई भी नया इनोवेशन हुआ तो उस इनोवेशन को एज इट इज रेप्लीकेट किया जाएगा। आपके पीडब्ल्यू के ऑनलाइन टेस्ट जो आप बैच के देते हो या जितने भी टेस्ट आप देते हो उनमें भी आपको जेई मेंस वाले में आपको जो है वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बट वो अभी एक दो टेस्ट में हो सकता है ना आपको देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म प्लान तो फिर यही होगा कि आपको भी एक जेई मेंस वाले जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए आपको कैलकुलेटर दिया जाए, ठीक है। हाँ, इस पे टेक टीम काम कर रही है, घबराओ मत। और दूसरा एक और एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जेई एडवांस ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया भाई कि हम भी आपको कैलकुलेटर देंगे। तो हम जो है वो एक 2 लेयर ट्रेनिंग के अंदर है, 2 लेयर पे हम तैयारी कर रहे हैं। लेयर 1 इज फॉर जेई मेंस एंड लेयर 2 इज फॉर जेई एडवांस। और जेई एडवांस में मेरे ख्याल से कैलकुलेटर वाला सीन नहीं है, अभी अनाउंस भी नहीं किया है, मेरे ख्याल से करेंगे भी नहीं। तो आप उस थॉट को भी अपने दिमाग में रखें, समझ गए मेरी बात, है ना? बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। और जो आपका एक मन में डाउट है एक बहुत बड़ा कि सर अब पेपर जो है वो बहुत नजदीक आ गया है, तो हमारी रिवीजन के लिए या हमारी और एडिशनल सपोर्ट के लिए मंजिल, तो मंजिल भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, बट उसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले ही आप अपने बैच पे ध्यान प्रॉपरली दें, फिर जब मंजिल स्टार्ट हो तो वहां से आप रिवाइज कर लें, या फिर आपका कोई भी चैप्टर अगर खराब है, जिसकी हालत काफी खराब है, तो उसको वहां से दुरुस्त कर लें, ठीक है। हाँ, और कोई बात परेशान कर रही है? हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें आपको उनकी जो गाइडलाइंस है उनको पढ़कर, फिर अगर उन्होंने मांगा है कि हाँ भाई हमें शॉर्ट चाहिए
कई बार ये लिखा होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए। दैट मीन्स कि जब आपकी सीट एलोकेट हो जाए तब आपको शो करना है। हमारे टाइम पे ऐसा होता था। बट अब हो सकता है कि भाई अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हो कि मैं फलानी कैटेगरी से हूं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में अगर अभी वो मांग रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके पास अभी होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बनवाया, तो फिर उनको हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर निकालने पड़े। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा प्लीज। किसी भी चीज को प्री इमेजिन करके गलत डिसीजन मत लेना। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी जगह पे आपको फॉर्म फिलिंग भी सिखाई जाएगी, ठीक है, और आप वहां से आराम से देख लो, 2-3 प्लेटफॉर्म से देखो, ठीक है, और फिर अपना एक एक्सपीरियंस दिमाग में, हाँ कि हाँ यार ये समझ में आया मुझे, अब मैं इसको फॉर्म फिल करता हूं, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पेपर लेवल के बारे में अभी जैसा हर बार की तरह चलता आ रहा है वैसा ही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी और मैथ्स ऑन द टफर साइड, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज हुआ तो वो चेंज सबके लिए होगा। अगर पेपर कोई शिफ्ट का आसान आता है तो वो सबके लिए आसान होगा। पेपर किसी शिफ्ट का बहुत डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर किसी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होती है, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। हाँ, वही तो बोल रहा हूं, आप अपनी तैयारी पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस शो करो कि हाँ यार मुझे जो प्रिपरेशन, मेरी जो तैयारी करवा रहे हैं मेरे टीचर्स मेरे साथ मिलकर, मेरे को उस पर पूरा विश्वास है और वो जैसा भी पेपर आए उस तरीके की तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ आसान तैयारी करवा रहे हैं, वो सिर्फ डिफिकल्ट तैयारी करवा रहे हैं, नहीं, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। हाँ, मंजिल बेटा हर बार की तरह फ्री होगा, ठीक है। और कौन से टीचर्स उसमें पढ़ाएंगे, कब से स्टार्ट होगी, वो बहुत जल्द जब आपके सामने लॉन्च किया जाएगा तब आप देख लेना, ठीक है। तो ये सवाल अभी पूछने की जरूरत नहीं है, सही है। चलिए स्टार्ट करें। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ सवाल से देखेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम ऑब्वियसली करते ही आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पिछली क्लास में आपने क्या देखा? तो सर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देखी। पहली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान, चेंज ऑफ वेरिएबल, मतलब अगर वेरिएबल जो आपका x है तो हर x की जगह आप t लिख सकते हो, उसमें लिमिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि अगर आप किसी डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करते हो तो एक एडिशनल माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तीसरा fx और उसका इनवर्स अगर प्रेजेंट हो तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि a से लेकर b fx dx है और इसके बगल में इसका इनवर्स बैठा है, ठीक है। और इनपुट का स्टाइल भी कैसा है, मतलब इस साइड सेकंड वाले की लिमिट्स का स्टाइल कैसा है कि सर इसको इसमें पुट करने के बाद में जो बना दैट इज एफ ऑफ बी, वो इसकी अपर लिमिट होनी चाहिए। इस लोअर लिमिट को इसमें पुट करने के बाद में जो बना वो इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट इज बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था दोस्तों कि ऐसे वो बोल के तो नहीं बताएगा कि ये इसका इनवर्स है, बोल के बताए तो बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स अगर वो आपको हिंट दे रहा है तो वो हिंट आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए कि भाई ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं। वो हिंट किस बेसिस पे काम करता है कि अगर किसी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है तो दूसरे वाले में लॉग वाली टर्म आएगी, किसी में अगर x की पावर 2 की टर्म आ रही है तो दूसरे वाले में x की पावर हाफ वाली टर्म आएगी, मतलब एक में अगर x की पावर n प्रेजेंट है तो दूसरे में x की पावर 1/n प्रेजेंट है। तो फिर अगर आपको ऐसा कहीं पर दिखे तो फिर आप सोचो एक बार कि हाँ यार एक फंक्शन का इनवर्स निकाल के देखता हूं दूसरा फंक्शन आ रहा है कि नहीं, हाँ है ना। तबीयत ठीक है बेटा, धीरे धीरे रिकवर हो रही है, आज जो है वो काफी बेटर है। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, ठीक है। चलिए तो ये हमारा किस चीज का हो गया सर, जो पिछली प्रॉपर्टी देखी एफ एक्स और उसका इनवर्स। फिर हमारे पास में चौथी प्रॉपर्टी दैट इज इवन ऑड प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, इवन ऑड नेचर ऑफ द फंक्शन अगर हमारे पास में हो कि एक फंक्शन है जो कि इवन या फिर ऑड वाली कैटेगरी में लाई करता है और उसकी लिमिट सिमेट्रिकल है फ्रॉम -a टू a, ठीक है। या तो पूरी सिमेट्रिकल दिखाई दे या फिर मान लो किसी इंटीग्रल में ऐसा दिखाई देता है कि -2 से लेकर 4 लेट से, या -2 से लेकर 3, और यहां पर बैठा हुआ फंक्शन ऑड है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि -2 से लेकर 2 ये इसका ऑड वाला पार्ट और +2 से लेकर 3 यही फंक्शन वापस। तो इसको आप डायरेक्टली 0 बोल सकते हो क्योंकि हमें बोला गया कि लिमिट सिमेट्रिकल होनी चाहिए।
तो पहले लिमिट सिमेट्रिकल बनाई और इस पार्ट को अलग से कैलकुलेट कर लिया। हाँ है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इवन है तो 0 से लेकर a कैलकुलेट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑड है तो स्ट्रेट अवे 0 बोल दो। हाँ है ना? अब इसके बाद में मैंने आपको एक सवाल ये वाला आपको होमवर्क दिया था, जेईई मेंस 2019 का, बहुत ही आसान सा सवाल है। सिंगल करेक्ट 30 सेकंड पोल, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। fx दे रखा है, gx दे रखा है और यहां पर g ऑफ fx की बात कर रहा है। मतलब सर g ऑफ fx कैसा फंक्शन हो गया भाई? तो सर g ऑफ fx हमारे पास में हो गया कि g के अंदर fx पुट कर दो। तो g के अंदर अगर fx पुट करूंगा तो ln ऑफ x की जगह ये वाला पूरा फंक्शन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4। तो g ऑफ fx सर ये वाली चीज होगी, है ना? अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ। तो सर इस फंक्शन को हमने चेक किया कि भाई साहब ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो चेक करने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि x की जगह माइनस एक्स रखो। तो जब आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे यहां बन जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, फिर इसकी पावर यहां पे -1, पूरा साइन बाहर। तो मतलब क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये फंक्शन ऑड है? यस और नो में जवाब देना भाई। दिस फंक्शन इज बेसिकली सर ऑड फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऑड है और लिमिट सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली सर इसका आंसर आएगा 0। अब 0 जो होता है वो ln1 होता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली ln मतलब 0 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस गलत है। एक ऑप्शन की वैल्यू 0 है, दैट मींस आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे बहुत ही आसान सा सवाल सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन बी भी बोला है, पता नहीं क्यों। ln e बेसिकली बेटा वो 1 है। ठीक है, फिर इस चैप्टर की सबसे खतरनाक और सबसे जोरदार प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको आने वाले हर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को मन ही मन में सोचना है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दिस इज द पार्ट दैट इज बिफोर किंग्स, है ना? किंग्स से पहले, और किंग्स के बाद में क्या होगा कि लिमिट्स जो इंटीग्रल की है वो तो सेम रहेगी, ए से बी, ए से बी। बस एक्स की जगह आप इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर सकते हो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स आप पुट कर सकते हो। तो ऐसा करने से कई बार क्या होता है, अनवांटेड फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन, या फिर सर जब हम बिफोर किंग्स और आफ्टर वाली किंग्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास में एक बढ़िया सिंपल सा इंटीग्रल निकल के आता है जिसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब बताओ भाई। 0 से लेकर पाई बाय 2 है और ये इंटीग्रल है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा देख लेते हैं भाई। लो सर ये रहा आई, 0 से लेकर ये सब पाई बाय 2 और ये पूरा फंक्शन दे रखा है। तो मैं अगर इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, एक्स नहीं अब की बार इंटीग्रेशन वेरिएबल थीटा है, तो थीटा की जगह क्या रखने वाला हूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस थीटा। वाह सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? लिमिट्स तो चेंज होती नहीं है 0 से लेकर पाई बाय 2, तो कॉस जहां पर है थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा रखोगे तो वहां बन जाएगा साइन। तो सर दिस विल बी 3 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। सामने देखते रहना बेटा, और ये कितना आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा और यहां पर आ जाएगा सर कॉस थीटा, और इस पूरे की पावर है 5 और यहां डी थीटा, और दिस इज बिफोर सॉरी आफ्टर किंग्स एंड दिस इज बिफोर किंग्स। अब हम क्या करेंगे सर, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में एक बढ़िया चीज निकल कर आ रही है, दैट इज 0 से लेकर पाई बाय 2। मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को ऐड किया है। तो 0 से लेकर पाई बाय 2, जरा देखना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सर, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 5। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सर अब ये जरा देखना, ये पूरा फैक्टर और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर सेम है तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी। अब जब भी आपको साइन कॉस दिखाई दे तो मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बता रखा है कि भाई उसमें अगर साइन कॉस दिख रहा है तो 10 सेक को बनाओ, और 10 सेक बनाना बहुत ही आसान है। इसमें से रूट कॉस थीटा कॉमन ले ले, तो जैसे ही रूट कॉस थीटा कॉमन लोगे, यहां आ रहा है 3 0 से लेकर पाई बाय 2, जैसे ही रूट कॉस थीटा कॉमन लोगे सर डिनोमिनेटर में
रूट साइन थीटा अपॉन रूट कॉस थीटा दैट इज अंडर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस 1 की पावर 4। अच्छा, रूट कॉस थीटा बाहर लेकर जा रहे हो तो रूट कॉस थीटा अकेला बाहर नहीं जाएगा भाई, इसकी पावर ये जो ब्रैकेट वाली है ये भी लगेगी। दैट मीन सर वो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा यहां है, न्यूमरेटर में ले जाके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सर ये तो बहुत ही आसान इंटीग्रल हो गया है ना, ये कैसा हो गया, बहुत ही आसान इंटीग्रल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम टेन थीटा को टी पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसमें टेन थीटा को टी पुट करूंगा और लेफ्ट साइड में 2i चल रहा है, इसको मत भूलना प्लीज, 3 ये हो गया 0, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट अभी मैं डालूंगा तो ऊपर ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज नथिंग बट dt, और नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अंडर रूट ऑफ t प्लस 1 की पावर 4, है ना। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, इस पे किंग्स लगा सकते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आई बात। अब ठीक है, ये अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे ये बताओ। टेन थीटा को टी बोल दिया, ऊपर बन गया dt, और सर यहां क्या बन गया अपने पास में, अंडर रूट ऑफ t प्लस 1 की पावर 4। ठीक लग रहा है? किंग्स लगा तो दी, बिफोर किंग्स आफ्टर किंग्स ऐड करके ये जो सिंप्लीफिकेशन आया है ये किंग्स के बेसिस पर ही तो आया। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हो वो बताओ। दैट मींस कि आपके पास में ये वाला सवाल आ गया 2i बराबर 3 टाइम्स। अच्छा, लिमिट तो चेंज की नहीं, क्योंकि सर आप नए वेरिएबल को लेकर आए हो तो नए वेरिएबल के हिसाब से लिमिट, तो जब थीटा 0 की तरफ जाएगा तो tan ऑफ 0 0 होता है। थीटा पाई बाय 2 रख तो नहीं सकते, बट थीटा को जब हम पाई बाय 2 की तरफ लेके जाएंगे तो टी की वैल्यू जाएगी सर इंफिनिटी की तरफ, तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, है ना। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो मैं, क्योंकि अब मुझे फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे रूट आ रहा है ना, तो थोड़ी सी अपनी सब्स्टिट्यूशन को सुधारूं क्या मैं। अगर मान लो मैं इस पूरे को टी बोलता तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे वो ये है, देखना भाई, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, और वो चेंज क्या है मैं ये बोल रहा हूं। देखना एक सेकेंड, यहां पर है 2i, कुछ बढ़िया सब्स्टिट्यूट करो, साथ में कांस्टेंट को भी लपेटो, ये हमने बात देख रखी है सर ऑलरेडी, ठीक है ना, ये काले रंग की स्लाइड। हाँ, तो सर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस 1 को ही टी बोल दे तो मैंने कहा वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। रूट ऑफ टेन थीटा प्लस 1 को टी बोल दे तो डिनोमिनेटर जो है वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और या फिर सर कुछ दिमाग में ये भी आता है कि टेन थीटा को टी स्क्वायर बोल दे तो, ताकि ये रूट तो कम से कम हटे। मैं कहा ये भी एक बढ़िया चीज है, समझ पा रहे हो। तो यहां से अब दो थॉट आ रहे हैं दिमाग में, आप भी ट्राई करके देखिएगा। एक थॉट तो ये आ रहा है कि अंडर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस 1 को मैंने टी बोल दिया, और दूसरा थॉट जो है वो ये आ रहा है कि मैंने टेन थीटा को टी स्क्वायर बोल दिया। अब टेन थीटा को टी स्क्वायर बोलने से मेरा मतलब क्या है, टेन थीटा को टी स्क्वायर बोलने का मतलब है कि रूट हट जाएगा भाई, ठीक है। अब इधर वे से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, जैसे इसमें अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt, तो इंटीग्रेशन 2i बराबर 3 टाइम्स। अच्छा, थीटा की वैल्यू अगर 0 ले रहे हो, थीटा की वैल्यू अगर 0 ले रहे हो तो मतलब इस केस में ये ध्यान रखना कि मैं रूट टेन थीटा को टी बोल रहा हूं, और अच्छे से, मतलब दिस इज द कहानी, रूट टेन थीटा को टी बोल रहा हूं, और जिसके बेसिस पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो अब आ गया सर हमारे पास में टेन थीटा बराबर टी स्क्वायर। क्योंकि फिर जब आप टेन थीटा को टी स्क्वायर बोलोगे तो तुम्हारे मन में फिर डाउट आएगा सर कि सर वो टी की वैल्यू प्लस वाली लें कि माइनस वाली लें। वैसे हमारी बात इस पे हो चुकी है कि सर यहां पर जो हम नया सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो भी एक 1-1 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, हाँ ना, ठीक है ना। तो अब फिर मैंने यहां पर लिखा, तो अगर थीटा 0 है तो सर ये भी 0,
थीटा 90 की तरफ जाएगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इज ऑल्सो इंफिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा दिख रहा है, तो वहां पे मैंने 2t dt लिख दिया, और नीचे इसकी जगह जब मैं टी स्क्वायर पुट करूंगा तो वैसे तो मॉड टी आना चाहिए, बट सर टी ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड टी नहीं, टी प्लस 1 की पावर 4 आ जाएगा सर, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये 2 से 2 उड़ा दो। अब सर बहुत सिंपल सी कहानी है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ, मतलब इस dt को आप यहां से हटाकर इसमें एक +1 -1 एंड स्प्लिट द डिनोमिनेटर। तो सर ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1/t + 1 की पावर 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 1/t + 1 की पावर 4। आई होप अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, है ना। लिमिट्स रिपीट, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डाली तो tan 0 0, तो t की वैल्यू भी 0। जब थीटा की वैल्यू π/2 मैं पुट तो नहीं कर सकता, बट जब मैं थीटा को π/2 की तरफ लेकर जाऊंगा, π/2 माइनस ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 इंटीग्रेशन हो रहा है, तो π/2 तक या π/2 से जस्ट छोटा। अब जस्ट छोटा मतलब ये बात समझ में आती है ना, कि अगर आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि a से लेकर b f(x) dx, तो a से लेकर b जब आप f(x) dx लिखते हो तो इसका मतलब सर ये वाला जो पूरा एरिया आएगा वो ये एरिया ही तो होगा। अब कोई बच्चा बोले सर a और b पर क्लोज है क्या, तो मैंने कहा अगर a और b पे क्लोज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और a और b पे अगर ओपन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a और b पे ओपन होने का मतलब कि बस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मत लेना। तो इस एरिया में से अगर मैं 2 लाइन्स हटा दूं जिनका एरिया 0 होता है तो फाइनल हमारे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि a प्लस से लेकर b माइनस तक हमारा इंटीग्रेशन जा रहा है। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन जा रहा है 0 प्लस से लेकर π/2 माइनस। तो इस केस में जब आप π/2 माइनस यहां डालोगे तो ये जाएगा प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर रूट होता है इंफिनिटी। ये आगे सॉल्व नहीं होगा अब, हे भगवान, अरे ये तो t की पावर मतलब x की पावर -3 का इंटीग्रेशन है यार। इसमें क्या हिंट दूं मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, फाइनल आंसर इसका हाफ है, जो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से कर लोगे। अरे इसको ऊपर लिखो, t + 1 की पावर -3 और t + 1 की पावर -3 का इंटीग्रेशन होता है सर, दैट इज t + 1 की पावर -2 एंड होल डिवाइडेड बाय -2। और सिमिलरली सर इसका भी इंटीग्रेशन कर लोगे मेरे ख्याल से, थोड़ा एफर्ट लगाओ, ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और इस थॉट के साथ भी काम करके देखना एक बार। किस थॉट के साथ, इसके साथ भी हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखी थी बेटा एक प्रॉपर्टी, दैट इज क्वींस प्रॉपर्टी। इस क्वींस प्रॉपर्टी को फिर से समझाता हूं, और क्वींस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप क्या करो कि कोई भी इंटीग्रल जिसमें 0 से लेकर कहीं तक भी, इस पे हमारी लास्ट क्लास में चर्चा हो गई है कि 0 से लेकर मान लो कभी 3 लिखा हुआ है, किसी इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 3 है, तो सर हमें अपर लिमिट में 2 तो नहीं दिख रहा, तो अरे ऐसे देख ले भाई, ये ले, इस पूरी प्रॉपर्टी में ये कहां बोला है कि a एक इंटीजर होना चाहिए, a कुछ भी हो, तो सर अब दिख गया हमें 2। तो मतलब सर एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें 0 से लेकर सम नंबर जा रहा है और हमें एक फंक्शन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन पर जो किंग्स प्रॉपर्टी में रिप्लेसमेंट आपने सिखाई है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, वो रखकर देखेंगे। तो एक फंक्शन तो fx खुद आ गया, एक लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रखा, बस इस तरफ जाते वक्त लिमिट हाफ कर देना, वहां से 0 से लेकर 2a थी, इन दोनों में ही 0 से लेकर a है। तो ऐसा तो आप हमेशा लिख सकते हो, बट अगर किंग्स प्रॉपर्टी की रिप्लेसमेंट करने के बाद में अगर ये वाली चीज भी पूरी fx आ जाए, तो अगर ये वाली पूरी चीज भी fx आ जाए तो इन दोनों को ऐड करके यहां पर एक 2 आ जाएगा और ये वाली चीज हो जाएगी। तो ये सेकंड रिजल्ट तब यूज होगा जब किंग्स प्रॉपर्टी वाली रिप्लेसमेंट लगाने के बाद फंक्शन सेम रह रहा है, और अगर मान लो ये -fx आ जाए तो -fx + fx, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर 0 आ जाएगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में?
अब सर ये हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी देखी थी। अब इसका एक बढ़िया सवाल देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सर 0 से लेकर 2 पाई जा रहा है, तो पहले तो क्वीन हो चाहे किंग्स हो, सोचना आपको रिप्लेसमेंट वाला पार्टी है। तो मैंने क्या किया, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी सोची। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज 2 पाई माइनस x रखूंगा। ये वाली चीज बिफोर किंग्स है, इसको एक इंटीग्रल आई बोल ही रखा है। आफ्टर किंग्स क्या हो जाएगा सर, 0 से लेकर 2 पाई, यहां पर आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है बेटा, तो इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करने से क्या हुआ कि हमारा जो एक्स्ट्रा फंक्शन था ये अलजेब्राइक वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, जैसे ही दोनों को ऐड किया तो 2i 0 से लेकर 2 पाई, इस पार्ट का और इस पार्ट का एडिशन, कॉस की पावर 5x कॉमन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सर 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। यहां तक एग्री करो। तो पहले तो हमारी किंग्स प्रॉपर्टी ने बहुत बढ़िया मदद कर दी। किंग्स प्रॉपर्टी ने बहुत बढ़िया मदद की, क्या की कि ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन, अगर मैं बोलूं सर आप एक्स्ट्रा किस बेसिस पे बोल रहे हो, अरे मैंने कहा भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साथ में एक एल्जेब्राइक फंक्शन दे रखा है, अगर हम इसको इनडेफिनेट के हिसाब से सोचें तो मुझे इस पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा उसको गायब करने के लिए, है ना। यही सिखाया है कि बाई पार्ट्स कब लगता है, मेजरली तब लगता है सर जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्रेजेंट हो। तो सर किंग्स प्रॉपर्टी ने हमारी समस्या आधी कर दी या खत्म ही कर दी, वो जो एक्स्ट्रा फंक्शन था वो गायब कर दिया, अब यहां एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस फंक्शन पे, जैसे ये जो आपके पास में cos की पावर 5x है, अगर मैं इसमें x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज 2 पाई माइनस एक्स रखूं, तो cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है, तो फंक्शन जो है वो सेम रह रहा है। समझ गए। अब जरा देखना तरीके के हिसाब से कि ये लिखा हुआ है जी fx, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, और सर f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स और fx दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ही cos की पावर 5x आ रहा है। तो हमें क्या सिखाया गया कि अगर कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जिसमें फंक्शन खुद और उस पर किंग्स प्रॉपर्टी वाली रिप्लेसमेंट लगाने के बाद में अगर ये दोनों चीजें बराबर आती हैं, तो आप डायरेक्टली उस इंटीग्रल की जगह ये इंटीग्रल लिख सकते हो। ठीक है, हाँ है ना। तो जरा देखना, क्या मैं इसकी जगह, अब मैं यहां से यहां जाते वक्त क्वींस प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं बेटा, क्वींस प्रॉपर्टी। मैंने रफ कॉपी में अलग से चेक किया कि ये फंक्शन सेम रह रहा है, तो क्वींस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 0 से लेकर लिमिट हो जाएगी आधी दैट इज पाई, एक 2 आ जाएगा आगे, और सर यहां पर ऑलरेडी एक पाई था और ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। बोलो भाई कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। ट्वाइस होगा बट ध्यान रखना लिमिट भी आधी होगी। अब बताओ भाई, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर पाई, सॉरी आई की वैल्यू 2 पाई इंटू 0 से लेकर पाई कॉस की पावर 5x dx। अब अगर मैं इस पर सोचकर एक बार किंग्स वापस सोचता हूं, चाहे किंग्स हो चाहे क्वींस हो, दोनों ही केसेस में मैं सोच क्या रहा हूं कि मैं x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रख रहा हूं। समझ गए, क्योंकि दोनों में यह काम करना होता है, दोनों में यह काम करना होता है। तो इसमें मैंने किंग्स प्रॉपर्टी सोची, दैट इज x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रखूंगा, तो cos पाई माइनस एक्स बेटा माइनस cos x होता है, ये बात पता है। और cos पाई माइनस एक्स अगर माइनस cos x होता है, इसकी पावर है ऑड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। ठीक है, माइनस साइन बाहर क्यों आया, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x की पावर 5 ऑड नंबर है तो इसलिए। अच्छा अब ये देखो ध्यान से, यही तो आपका इंटीग्रल आई था, तो बेसिकली सर कैसी सिचुएशन आ गई, आई बराबर माइनस आई, तो इसको इधर लेकर आएगा सर, तो ये क्या हो जाएगा 2i बराबर 0। इसका मतलब सर इंटीग्रल कितना हो गया, दैट इज 0, है ना। इसका मतलब सर ये क्या हो गया, इंटीग्रल 0। जल्दी से बताओ, क्लियर है। तो इस सवाल का जवाब, पहले हमने किंग्स फिर क्वींस फिर किंग्स,
ठीक है। चलिए एक सवाल और देखो, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, और करवा रहा हूं भाई, जल्दी से, घबराता क्यों है। हम्म, हाँ। चलिए, तो सर सबसे पहले किंग्स सोचा, ये बिफोर किंग्स है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलेगी? किंग्स प्रॉपर्टी बोलेगी कि सर एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज पाई माइनस एक्स रख दो। और मुझे दिख रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साथ में एक एल्जेब्राइक फंक्शन फंसा हुआ है। तो सर किंग्स प्रॉपर्टी हो सकता है इसको एलिमिनेट कर दे। तो 0 से लेकर पाई, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट के अंदर सर यहां क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है बेटा? साइन एक्स। फिर कॉस स्क्वायर, कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है सर? माइनस कॉस एक्स। ये आ गया सर आफ्टर किंग्स। अच्छा, फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये माइनस साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज एज सेम एज कॉस ऑफ थीटा। तो सर ये माइनस साइन गायब भी कर दो, लो हटा दो। ठीक है। तो अब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, तो जैसे ही मैं दोनों को करता हूं ऐड, तो इस तरफ मेरे पास में आ जाएगा 2i, 0 से लेकर पाई। ये पार्ट दोनों में सेम है, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। ये पार्ट क्या है बेटा? सेम है। तो ये पार्ट तो आ गया कॉमन। अब x और पाई माइनस एक्स को जोड़ोगे तो सर ये वैल्यू आ जाएगी पाई। तो पहला काम तो सेम पिछले सवाल वाली तरह, अनवांटेड फंक्शन दैट इज एल्जेब्राइक फंक्शन, x वाला पार्ट डिलीट हो गया। अब क्या सोचे? मैंने कहा फिर से वही, किंग हो चाहे क्वींस हो, x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लगकर देखा। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं इसको fx बोलूं, इफ दिस इज fx और f ऑफ पाई माइनस एक्स, सर दोनों बराबर आएंगे। मतलब अगर मैं इस सवाल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखता हूं तो यह फंक्शन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सर x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे तो ये साइन एक्स ही रहेगा, ये माइनस कॉस एक्स आएगा, फिर वो माइनस साइन फिर से हटा दोगे, तो ये फंक्शन सेम रहने वाला है। दैट मीन्स इस फंक्शन में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर फंक्शन सेम रह रहा है। दैट मीन्स क्वींस का ये वाला पार्ट लग जाएगा वापस से। मैंने आपको बताया भी था कि दिस इज द मोस्ट यूज पार्ट, है ना। और इसमें लिमिट 0 से भी जा रही है, ये भी देखो, इसमें जो लिमिट है वो कहां से जा रही है? 0 से। तो अब मैंने लगा दी कौन सी प्रॉपर्टी? क्वींस प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैं बोलूंगा 2i, यहां पर एक पाई था, एक 2o और आएगा, और 0 से लेकर सर लिमिट हो जाएगी पाई की आधी, और फंक्शन सेम रहेगा सर, दैट इज साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। हाँ भाई, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो तुरंत। अब इस इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं सर? इस इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, चलिए अब बताओ जल्दी से क्या करना है। सर अब तो ये बहुत ही आसान सी चीज बन गई। मैंने कहा कैसे? सर वापस से किंग सोचो। आपको सोचना तो हर स्टेप के बाद में एक नया सवाल बनता है। नए सवाल जब भी आपको दिखे हमें किंग्स के बारे में ही सोचना है। तो मैंने किंग्स के बारे में सोचा। फिर से जब मैं इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मतलब अब की बार मैं एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखूंगा, तो आई क्या आ जाएगा सर? यहां पे आ जाएगा पाई, 0 से लेकर पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर ऑफ, साइन के अंदर जो x है उसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखूंगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है सर कॉस एक्स, और प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है सर? दैट इज साइन एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है सर ये dx। तो सर दिस इज बिफोर किंग्स एंड दिस इज आफ्टर किंग्स। अब दोनों को ऐड कर दो, हाँ है ना। तो बिफोर किंग्स और आफ्टर किंग्स को जब मैंने ऐड किया तो सर ये कितना आ जाएगा? अगेन दिस इज 2i, बाहर एक पाई है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2। अब जिन दो
टर्म्स के अंदर मैं स्टार लगा रहा हूं, उसको देखकर बताना इनका एडिशन क्या आएगा। कॉस स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस एक्स, मतलब थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा वन की तरह देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट थीटा एंगल वाली चीज सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज वन, प्लस इसको अगर मैं थीटा टू की तरह देखूं तो ये भी थीटा टू है, तो कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, सर इन दोनों का एडिशन भी क्या आ जाएगा, वन। खेल खत्म। ठीक है ना, हाँ आराम से देखो, इन दोनों का एडिशन मैंने वन बोला है, इन दोनों का एडिशन मैंने वन बोला है। जिसके नीचे स्टार स्टार है और जिसके नीचे हैश हैश है, वो दोनों मिलकर वन बना रहे हैं। तो वन प्लस वन टू बन जाएगा सर। ठीक है, तो सर ये टू बाहर, दैट इज टू पाई, और dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज पाई बाय टू, और यहां पर कितना है सर, दैट इज 2i। i से i कैंसिल हो गया सर, यहां से i की वैल्यू आ गई, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन टू। दिस इज अवर FNF। कैसा लगा? बस ये टू से डिवाइड करना मत भूलना भाई, क्योंकि किंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है जिसमें हम दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करते हैं, बिफोर किंग्स और आफ्टर किंग्स वाले को। तो जब ऐड करते हैं तो भाई एक टू वाला टर्म बनता है, तो उसे डिवाइड करना ना भूलिएगा प्लीज। पाई स्क्वायर बाय टू, बिल्कुल सही। ठीक है, अब कुछ कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू आप याद रख सकते हो फॉर द सेक ऑफ फास्टर कैलकुलेशन, कि आप फास्टर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं पर भी ऐसी चीज बनती हुई दिखाई दे, आप उसका आंसर याद रख सकते हो। ठीक है, तो जब साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर 0 से पाई बाय 2 के अंदर साइन और कॉस एक्स की पावर ऑड होती है, तो आंसर जो है वो न्यूमेरिकल आता है, मतलब रैशनल आंसर आता है। कैसा आंसर आता है? रैशनल, 1 और 2/3। जब पावर इवन होती है तो आंसर इररेशनल आता है पाई के टर्म्स में। ये कहानी आगे चलती रहती है, मतलब 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4x का भी इंटीग्रेशन होता है। अब वो इंटीग्रेशन कैसे होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ है ना। तो ये सब पार्ट, ये तीनों तो आपको खुद प्रूव करने हैं, ये तीनों तो खुद प्रूव करने हैं। पहले प्रूव इट बाय योरसेल्फ, पिब्बी, एंड देन रार। सर एक तो मैथ्स की लैंग्वेज है और एक आपकी लैंग्वेज अलग चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही, कि पहले तो आप इनकी वैल्यू ये प्रूव करो कि हां भाई ये सही लिखी हुई है, और दूसरा फिर आप इनको याद भी रखो। ठीक है, अब आ जाइए सर इस वाले पर, इसका आंसर ये कैसे आता है इसकी बात करते हैं। ये मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। दैट इज 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन एक्स, मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल है और इसका आंसर आएगा सर माइनस पाई बाय 2 ln 2। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, है ना। डाउट क्या है भाई, इतनी जल्दी डाउट क्या आ गया? लो, अब तुम डाउट में अगर कोई बढ़िया चीज पूछो तो मजा आए। हाँ, पाई ऐड नहीं हुआ बेटा, कितनी बार ये बात बताऊं कि अगर मान लो तू पाई अल्फा और पाई बीटा को ऐड करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर 2 पाई अल्फा प्लस बीटा नहीं होता बेटा। इसको ऐसे समझ कि पाई अल्फा और पाई बीटा को जब हम ऐड करते हैं तो पाई कॉमन आता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। समझ गए? ऐसे लिखा जाता है, ये गलत जवाब है। तो तू ऐसा नहीं है कि भाई ऐड करने गए तो सर ऐड बस आंख बंद करके कर रहे हैं कि पाई प्लस पाई 2 पाई, दिस प्लस दिस, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें कॉमन भी आ रही हैं, आपको सोचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इन दोनों इंटीग्रेशन को बगल में लिख लो। ऐड करने से पहले जितनी चीजें कॉमन आ सकती थी, कौन कौन सी चीजें सर? एक पाई, ये इंटीग्रल साइन और dx, ये तीनों चीजें इन तीनों में, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। तो पाई 0 से लेकर पाई बाय 2 और ये dx, ये हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया। समझ गए? ये था। तो पाई प्लस पाई 2 पाई नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दे बेटा, और ये बहुत ही बेसिक चीज है जो तू अपनी रफ कॉपी में कलम चलाकर खुद भी सॉल्व कर सकता है। बट फिर भी तेरा डाउट्स था, मैंने बता दिया। सर फाइनल आंसर बताया तो था अभी, ऐड के बाद 2 पाई होगा ना? अरे भाई नहीं होगा, ये बहुत बड़ा डाउट है क्या? इसमें क्वींस नहीं यूज कर सकते हैं क्या? ये सब सवाल मत पूछो,
ये सब सवाल मत पूछो। क्वीन सी तो ऐड किए, ये क्वीन सी तो है, क्वीन सी तो लगा ही है। और ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, वो लगा कर देखो। ठीक है, कोई भी डाउट ऐसा आपका नहीं है कि लगा सकते हैं कि नहीं, लगा के देखो, लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट उस सवाल में हमने क्वींस यूज की है सर। इसमें क्वींस, हाँ ये वाला हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही क्यों होता है सर? रीजन, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x, ऑब्वियसली। उसका रीजन दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बताया था वहां से। ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी का दूसरा नेम है क्या? दूसरा तीसरा नेम तुझे जानकर क्या करना है भाई? माइनस कॉस क्यों नहीं आया? माइनस कॉस आया, उसको हटाया। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो वो माइनस साइन आया था बट मैंने हटाकर ऐसे लिख दिया। सर इस पर आइलेट क्यों नहीं लगाया? आइलेट कहां लगाना था भाई इस पर? आइलेट तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है तुम पूरे चैप्टर के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहे हो कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। बस इतना ही तो है कि लिमिट आप लेकर जा रहे हो, तो हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद में ये लिमिट डाल देंगे। तो फिर ये चैप्टर पढ़ी क्यों रहे अपने? मैंने आपको डे 1 पर यह बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों में हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन कैरी करना पड़ता है, कि पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाना है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले सवालों में हमें दो थॉट दिमाग में रखने होते हैं। एक, अगर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। दूसरा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भाई, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना इसमें एक्स्ट्रा, इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, अगर ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन होता तो पक्का मैं आइलेट या फिर वही बाई पार्ट्स लगाता जरूर। ठीक है, बस ठीक है, इतना बहुत है भाई। चलो अब इस पे आते हैं सर। इसका जवाब वापस सर किंग्स सोची। अब किंग्स प्रॉपर्टी क्या करेगी सर? एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स रख देगी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? आई आ जाएगा आपके पास 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन एक्स की जगह अंदर बन जाएगा सर कॉस एक्स, क्योंकि आपने एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा है। दिस इज बिफोर किंग्स, दिस इज आफ्टर किंग्स। ठीक है, हाँ है ना? तो 2i दोनों को मैंने क्या कर दिया सर? ऐड 0 से लेकर पाई बाय 2। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, यहां पर ऐड करके दिखा रहा हूं। फिर आप बोलोगे कि सर आप रफ वर्क डिलीट कर रहे हो, तो यहां पर आराम से रफ वर्क देख ले बेटा। और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिलीट कर दूंगा तो नोट कर ले साथ में। तो ln sin x प्लस ln cos x, तो ln m प्लस ln n सर ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को ये मल्टीप्लाई कर देता है ln sin x इंटू cos x। फिर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ये लिखा हुआ है सर ln ऑफ sin 2x अपॉन 2, और log ऑफ m अपॉन n को आप लिख सकते हो log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो बेसिकली इन दोनों का एडिशन मैं अब डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ, इस पे हमारी बात सर हो गई है। और पूरा मैंने आपको इस तरफ कैलकुलेट करके दिखाया कि ये कैसे आया। और अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। आपको बोला गया था कि नोट कर लो, और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब सर मैंने कहा देख इस पार्ट में तो x है नहीं, दैट मींस ये कांस्टेंट है, ये तो इजीली इंटीग्रेबल हो गया। अब यार इसकी टेंशन लेते हैं थोड़ी सी, मतलब जीरो से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन 2x dx माइनस, जब ये इंटीग्रेशन साइन इधर आएगा तो ln 2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन से बाहर 0 से लेकर पाई बाय 2 ये dx, और सर ये आ गया हमारे पास में 2i। और इसकी वैल्यू सर हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू इज बेसिकली नथिंग बट पाई बाय 2। dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। तो सर ध्यान से देखो तो हमारा आंसर तो आ ही गया, माइनस ये रहा, पाई बाय 2 ये रहा, ln 2 ये रहा, बस यहां पर 2i है, दैट मींस ये i बनेगा। ये कैसे पता सर ये i बनेगा? ताकि 2i है इधर i, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? उधर जाकर i बराबर ये वाली चीज। या फिर इतना आप फोरकास्ट मत कीजिए, है ना? डायरेक्टली हमने क्या किया, अब इसकी बात करते हैं, अब इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम। कहां, मतलब इसको मैं एक नया इंटीग्रल बोल रहा हूं, इस चीज को I1। ठीक है,
I1 किसको बोल रहा हूं सर, 0 से लेकर π/2 ln ऑफ sin 2x। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है दोस्तों कि आपको प्रूव करना है कि ये 1 के ही बराबर, I के ही बराबर है। मतलब I1 में देखो ध्यान से, ये रहा I और ये रहा I1। सर 0 से π/2, 0 से π/2 ln sin x, यहां पर ln sin 2x, दोनों का आंसर सेम आएगा। हां, अब सर ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, और यहां पर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, ना कि हम इसको इंटीग्रेट करने बैठ रहे हैं कि सर बाई पार्ट्स लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं बाई पार्ट्स? प्रॉपर्टी यूज करना सीखो। तो आपके लिए चैलेंज क्या है, आप प्रूव करो कि ये I1 जो है वो I के ही बराबर है। ठीक है सर, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में सर्वप्रथम सबसे ऊपर किसका नाम आता है सर, किंग्स का। मैंने इस पूरे में किंग्स वाली चीज सोची कि मैं x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स रखूंगा। तो ln के अंदर साइन, यहां पर एक 2 है, x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो सर ये क्या बन जाएगा, अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2x, और ये साइन के अंदर और ये ln के अंदर। तो बेसिकली सर ये ln sin 2x ही लिखा हुआ है। तो क्या आपको मेरी बात याद है कि भाई किंग्स हो चाहे क्वींस हो, जिसमें हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख के देखते हैं, तो अब की बार फंक्शन सेम आ जा रहा है। जब मैंने ये रिप्लेसमेंट की तो ये फंक्शन सेम आ रहा है। तो अगर किंग्स प्रॉपर्टी इमेजिन करने के बाद में, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखने के बाद में फंक्शन सेम आए, तो क्वींस प्रॉपर्टी लगती है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बेटा? क्वींस। तो इस पे हमने लगाई जी क्वींस प्रॉपर्टी। तो क्या होगा सर, 0 ऊपर वाली लिमिट का आधा, दैट इज π/4, यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा सर ln sin ऑफ 2x। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वींस प्रॉपर्टी ये बोलती है। अब मैंने आपको क्या बोला सर, देखना, मैंने बोला कि I1 को I के बराबर पुट करना है। सर साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट मतलब इनपुट क्या है सर, x है अकेला। तो मैंने कहा यहां पर आपको क्या चाहिए सर, एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो और ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, ध्यान रखना। जितने भी छोटे छोटे प्रूफ्स मैंने आपको पिछली क्लास में किंग्स प्रॉपर्टी का जैसे प्रूफ बताया, किंग्स प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या बताया था कि हमें यह प्रूफ करना था कि a से लेकर b fx dx। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रूफ याद रखो, बट उस पर जो कलाकारी यूज हुई वो तो याद रखो ना भाई, क्योंकि दैट कलाकारी इज नथिंग बट सिंप्लीफिकेशन, और वो सिंप्लीफिकेशन आपको सवालों में काम आएगी। सर आपको प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है, आपने एक स्टेप किया बहुत ही जोरदार। सर इसकी जो इनपुट है उसको t बोल दो। मैंने कहा ऐसा कैसे, क्योंकि सर यहां पर देखो एक सिंगल वेरिएबल है, तो अगर यहां पे t बन जाएगा, t को तो हम फाइनली x से रिप्लेस कर ही देंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल वाली चीज। तो इसकी जो इनपुट है उसकी जगह डायरेक्टली t रख दिया, और सारी चीजें अपने आप लाइन में आ गई। कितने लोगों को ये बात पता है? तो वैसे ही सेम थॉट यहां लगाओ, इसको मुझे उसके बराबर प्रूव करना है, लिमिट विमिट अपने आप सब सेट हो जाएगी। मैंने इसको देखा 2x है यहां, और यहां पर सिर्फ x है, तो मैंने 2x को t पुट किया ताकि इसके अंदर साइन t बन जाए, बस खेल खत्म। तो सर dx कितना आ गया, वो आ गया dt/2। देख I1 कितना आ गया भाई, पहले से ऑलरेडी एक 2 था, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/4 तो t की वैल्यू 2 इंटू π/4 दैट इज π/2। सर ln ऑफ साइन यहां बन गया सर t, dx की जगह सर dt/2, ये और ये कैंसिल। अब ध्यान से देख, चेंज ऑफ वेरिएबल सोचकर t की जगह x इमेजिन कर, कितने लोगों को दिखाई दिया कि ये i लिखा हुआ है? हो गया सर खेल खत्म। तो मतलब सर बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज i। अगर ये i है तो इसको उधर लेफ्ट में लेकर जाओ, 2i माइनस आई बराबर ये रहा आपका जवाब। ठीक है। तो आज के बाद सर कहीं पर भी हमें 0 से π/2, 0 से π/2 अगर हमें ये वाली चीज मिलती है तो हम उसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है ना। 0 से π/2 ln sin x अगर मिलता है तो इसका आंसर कितना आता है सर, माइनस टाइम्स π/2 इंटू ln2। ठीक है, हाँ क्लियर है। क्लियर है भाई।
बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा मान लो इसमें 0 से पाई पूछो तो, अगर 0 से पाई ln sin x की वैल्यू पूछ लू तो इसका आंसर बता सकते हो? क्योंकि जो हमने याद किया है वो अलग है, उसमें हमने सारी चीजें ध्यान रखी कि लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, फंक्शन ये है, आंसर फिर ये आएगा। ऐसा नहीं है कि ln sin x dx देखा 0 से पाई, इसका आंसर भी ये लिख दिया। सर पहले इस पे क्वींस लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा? क्वींस। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इसमें x की जगह सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x इमेजिन करता हूं तो ये फंक्शन सेम रह रहा है। फंक्शन सेम रह रहा है मतलब सर क्वींस लग जाएगी। 2 एक बाहर आ गया, 0 पाई का आधा दैट इज π/2, और फंक्शन सर ये रहा ln sin x। अब सर ये 2 एज इट इज, इसका जवाब आपने हमें याद करने के लिए बोला है माइनस π/2 ln 2, तो इसका पूरे का आंसर कितना आ गया सर? माइनस पाई ln 2 है ना, माइनस पाई ln 2। कितने लोगों को बात समझ में आई? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शंस है। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इस पीरियोडिक फंक्शन वाली ये बहुत सारे पार्ट है, इसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये सर कैसे याद होगा और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं, और उसको अगर उस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को अपने दिमाग में रखोगे तो आगे आने वाले सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे और ये सब चीजें याद भी नहीं करनी पड़ेंगी। समझ गए? है ना। अब जरा देखना क्या है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा एक फंक्शन इमेजिन करो जिसका पीरियड टी है। जो बच्चे पहली बार ये बात सुन रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, पीरियोडिक फंक्शन वो होता है बेटा जो अपनी ग्राफ को बार बार रिपीट करे एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद। ठीक है, ठीक है ना। जैसे इसका पीरियड क्या है सर? टी है। ठीक है। मान लो दिस इज फंक्शन, ये एक फंक्शन है एफ एक्स विद पीरियड टी, विद पीरियड बराबर टी। जिनको नहीं पता है ना, जिनको नहीं पता बोल देता हूं कि सर पीरियड का मतलब होता है वो ग्राफिकल लेंथ एक्स एक्सिस के अबाउट, वो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो अपने आप को रिपीट कर रही हो। मतलब जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन ऐसा बना दिया, ले भाई, और ये वाली जो लेंथ है लेट से ये टी है, और मान लेते हैं ये ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है। तो अगर सर यही लेंथ अपने आप को रिपीट करेगी तो अगला सेगमेंट जो है वो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। सर ये लेंथ भी हो जाएगी टी, और फिर सर ये लेंथ भी हो जाएगी टी, और ये अपनी लेंथ को या अपनी शेप को बार बार रिपीट करता जाएगा। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन आपने देखे हैं सुने हैं, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन आपने देखे हैं सुने हैं, जैसे साइन एक्स है तो वो अपना उसका पीरियड 2 पाई कैलकुलेट होता है या फिर बताया जाता है, क्योंकि वो 2 पाई वाली लेंथ को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन मान लिया, उसका रैंडम एक ग्राफ मान लिया, ये वाली जो टी लेंथ है ये अपने आप को रिपीट कर रही है, ऐसे चलता गया। सर अगर ये 0 है तो ये टी, ये क्या हो जाएगा 2t, सर ये क्या हो जाएगा 3t, ये क्या हो जाएगा 4t। ऐसे करते करते कोई इंटीग्रल मल्टीपल nt, कोई यहां पर दूसरा आ जाएगा सर n+1t। ठीक है, ऐसा कुछ, और सब में ग्राफ की शेप जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं कि दोस्तों मैंने पूछा कि यार t से लेकर 4t fx dx, t से लेकर 4t fx dx, तो मतलब इस पार्ट में मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, पहले ये इमेजिन करो। सर आप पूछ रहे हो t से लेकर 4t fx dx, मतलब इसके और x एक्सिस के बीच में एरिया, उसका एल्जेब्राइक सम, यही पूछ रहे हो t से लेकर 4t, है ना।
और ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज है। रेगुलर फंक्शन या किसी भी नॉर्मल फंक्शन के लिए हम बात नहीं कर रहे। तो कितने लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं 3 साइकिल का एरिया पूछ रहा हूं, 3 साइकिल का एरिया पूछ रहा हूं, टी से लेकर 40 में। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा बोल सकता हूं कि ये सर आप ये 3 साइकिल का एरिया पूछ रहे हो, टी से लेकर 40 मतलब 3 साइकिल का एरिया, तो 3 इंटू 1 साइकिल का एरिया, 0 से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब आपने जो हमसे पूछा उसको हमने ऐसे लिख लिया कि 0 से लेकर टी कैलकुलेट कर लो, 1 साइकिल का एरिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, है ना। 0 से लेकर टी मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होगा बेटा, टी से 40 गए हैं तो 3 साइकिल कंप्लीट हो रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर, 4 साइकिल नहीं हो रही है यहां पर, ठीक है, आराम से देख ले, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक प्रॉपर्टी बना दी भाई, लो। अगर मान लो इसी में सवाल ये होता कि 5t से लेकर 17t एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से लेकर t एफ एक्स डी एक्स कितनी साइकिल्स का एरिया ये बताओ। 5t से 17t मतलब सर 12 साइकिल, 17 में से 5 गए 12, तो सर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 साइकिल। क्या ये बात सही लिखी हुई है? तो भाई इसकी प्रॉपर्टी बना दी, ये लो, कि अगर मान लो वो कभी आपसे पूछे mt से लेकर nt एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो n माइनस m इतनी साइकिल्स और मल्टीप्लाइड बाय 1 साइकिल का एरिया। बनी कि नहीं बनी प्रॉपर्टी? सर लो, बोलो। बेटा शौर्य चौहान ब्लॉक होना है क्या? तेरी हरकतें ठीक नहीं है काफी क्लासेस से, और तू ऑन द वर्ज ऑफ ब्लॉकिंग है। आराम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख ले यार, है ना। तो सर यहां से लेकर यहां तक कितनी साइकिल्स है? तो n माइनस m इतनी साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 साइकिल, ये बन गई प्रॉपर्टी। देख लो आराम से, कहां पर है सर? ये रही प्रॉपर्टी। तो इसको याद करने की जरूरत है क्या? सर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, m और n इंटीजर होनी चाहिए, m और n क्या होने चाहिए? इंटीजर। वो भी समझ में आता कि तभी तो आपको पता चलेगा कि साइकिल कितनी है, ठीक है। हाँ, और ये देखो 0 से लेकर एन टी इज n टाइम्स, सर ये भी वो साइकिल वाली बात ही तो है। इसको 0 टाइम्स t लिख लो, n माइनस 0 ये लिखा हुआ मल्टीप्लाइड बाय 1 साइकिल, तो ये दोनों तो सर सेम सेम है, दोनों प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सेम। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 0t से लेकर nt, तो कितनी साइकिल्स होगी सर? n साइकिल का एरिया, n मल्टीप्लाइड बाय 1 साइकिल का एरिया। अब इस प्रॉपर्टी की बात करता हूं। इस प्रॉपर्टी की बात करने के लिए मैंने क्या किया, एक कॉपी और कर लेता हूं ताकि इस तरफ कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है भाई। आ जाए इधर, अब देखो इधर, थोड़ा सा मुझे इस चीज को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है ना। देखना समझाने के लिए, ये हो जाएगा सर 5t, ये हो जाएगा 6t, ठीक है। मान लेते हैं a यहां पर एक नंबर है और यहां पर कोई नंबर है दूसरा b, तो a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा?
ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? मतलब सर आप हमसे ये वाली चीज पूछ रहे हो, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, है ना, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। इसको मत बोल देना ये 0 से लेकर टी, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना ए और बी कौन है, कितनी दूर हो, ऐसा कुछ। फिर मैंने क्या किया, एक कलाकारी की थोड़ी सी। मैंने आपको एक पॉइंट दिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज 4t प्लस ए, और ये वाला पॉइंट यहां दिया, ये वाला पॉइंट दैट इज 5t प्लस बी। मैंने आपसे ये वाला एरिया पूछा, ठीक है, कि मैंने पूछा कि भाई 4t प्लस ए से लेकर 5t प्लस बी एफ एक्स डी एक्स ये कितना होगा? अब सर आप कर क्या रहे हो, जो एरिया यहां कैलकुलेट किया जा सकता था उसको आप 10 कोस दूर जाकर कैलकुलेट कर रहे हो। समझ पा रहे हो? हाँ है ना, कि मतलब ये वाली दूरी ध्यान से देखना, यहां पर ये वाली डिस्टेंस ए है, 0 से ए दूरी चले तो 4t से भी आप ए दूर गए। फिर ये वाली डिस्टेंस अगर b है तो ये वाली डिस्टेंस भी b है, तो 4t प्लस ए तो ये वाली चीज बन गई, 5t यहां तक है प्लस b तो ये वाली चीज बन गई। तो 4t प्लस ए से लेकर 5t प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। अब कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं ये दोनों सेम आएंगे? सर आपने किया क्या, इसमें सर आपने 4t ऐड कर दिया और इसमें आपने 5t ऐड कर दिया। है ना, बस वो चीज जो यहां कैलकुलेट हो सकती थी उसको आप आगे चलकर कैलकुलेट कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें? बट इसमें ध्यान रखना ये ए बी का लफड़ा थोड़ा सा अलग है। तो एन टी प्लस ए से लेकर एन टी प्लस बी, क्या ए से लेकर बी बोला जा सकता है? और अच्छे से देखो, थोड़ा समझाने में, और मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूं, रुको। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा ए बी में झोल किया है। ये 0, ये टी, ये 2t, ये 3t, ये 4t, ये 5t, ये 6t, ऐसे चलता जाएगा, और इसकी जो शेप है वो रिपीट हो रही है। मान लेते हैं कि सर एक यहां पर एक डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है जी बी। तो ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स ये पिंक वाली चीज लिखी हुई है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैं यहां चला गया, और ये वाली दूरी ए और ये यहां से लेकर यहां तक वाली दूरी बी। तो सर ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस इज 4t प्लस ए, और ये वाली दूरी आ जाएगी सर 4t प्लस बी। तो ये जो मैं एक स्ट्रिप का एरिया आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूं, जो कि यहां पर भी कैलकुलेट किया जा सकता था, इसको मैं 4 यूनिट आगे आकर आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूं कि a प्लस 4t से लेकर b प्लस 4t एफ एक्स डी एक्स। तो अब आपको क्या ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये दोनों बातें इक्वली तो है? सर बोलो, ये दोनों बातें इक्वली तो है? कि आपने इसकी लोअर लिमिट में भी 4t ऐड कर दिया, इसकी अपर लिमिट में भी 4t ऐड कर दिया,
तो जो चीज यहां पर रहकर कैलकुलेट की जा सकती थी, आप उसी चीज को सर बहुत आगे जाकर कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, पीछे आकर कैलकुलेट कर लो। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई सर। क्या बन गई? ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि a प्लस एन टी बी प्लस एन टी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में सेम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जुड़ा हुआ है, तो आप इसको हटा दीजिए, तो a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स बन गया सर। ये बोलो, ठीक है भाई, है ना। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, a से लेकर a प्लस एन टी, तो n टाइम्स 0 से लेकर t। हाँ, a से लेकर a प्लस एन टी, क्या मतलब है इसका बताता हूं, देखो इधर, इसका मतलब तुम्हें यहां से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यहां कोई एक नंबर है आपके पास, कि यहां पर एक नंबर है a, और a से लेकर a प्लस एन टी, मान लेते हैं सर 3 प्लस एन टी, मतलब 3t में आपने a जोड़ दिया, तो ये वाला पॉइंट आ गया a प्लस 3t। तो मैंने आपसे क्या कैलकुलेट करवाया, a से लेकर a प्लस 3t एफ एक्स डी एक्स। आराम से देखो क्या कैलकुलेट करवा रहा हूं, ये डिस्टेंस a से लेकर a प्लस 3t, ये दूरी भी a, ये दूरी भी a। अब मैं a से लेकर a प्लस 3t वाली चीज कैलकुलेट करवा रहा हूं, मतलब मैं आपसे ये वाली चीज कैलकुलेट करवा रहा हूं। और कितने लोगों को यह बात दिखाई देती है कि बेसिकली सर इसमें 3 साइकिल कंप्लीट होगी। आप ये वाली स्ट्रिप का जो एरिया है, ये यहां ना इमेजिन करके यहां इमेजिन करो। तो सर अब अगर हम इन को ध्यान से देखें, तो ये 3 साइकिल कंप्लीट ही तो हो रही है। बोलो कि आप a से लेकर a प्लस 3t तक गए, तो कितने लोगों को ये 3 साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस इज 3 टाइम्स एक साइकिल का एरिया। है ना, क्योंकि जितना आपने इस तरफ एरिया कैलकुलेट किया है, उधर इतना ही गैप है। इस एरिया को अगर यहां फिल कर दो तो 3 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे ही अगर यहां पर 3 की जगह n होता, तो सर ठीक है, इस 3 की जगह भी क्या आ जाता, n आ जाता। तो यही तो लिखा हुआ है, यही बात क्लियर है। ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी होगी। और टी के साथ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में इस पूरी प्रॉपर्टी में, टी के साथ, ए कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है, बी कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट देखो टी के साथ एन मल्टीप्लीकेशन में है, टी के साथ एम मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एन और एम जो है ये बेसिकली क्या होनी चाहिए, बेसिकली इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मैं, अच्छा मैंने सबका ग्राफिकल प्रूफ दिया आपको, सबका प्रूफ कैसा दिया, ग्राफिकल, किसी का भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दिया। तो अगर मैं इसको कर दूं समराइज, दैट इज एस क्यूब, तो पहली चीज तो सर 0 से लेकर एन टी, तो ये देखते ही पता चल रहा है सर ये कितनी साइकिल्स का एरिया है। अगर उसका पीरियड टी है तो ये एन साइकिल्स का एरिया है, तो दिस मींस एन इंटू एक साइकिल का एरिया, है ना। फिर सर अगर मान लो यही आपके पास में ऐसा होता कि अब की बार 0 से लेकर एन टी नहीं जा रहा, एम टी से लेकर एन टी, तो कितनी साइकिल्स है सर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओ, इतनी साइकिल मल्टीप्लाइड बाय एक साइकिल का एरिया। ठीक है, तो ये साइकिल साइकिल हमें समझ में आया। दूसरा कि अगर आप किसी फंक्शन के पीरियोडिक फंक्शन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी जोड़ दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो थोड़ा दूर जाकर, इससे बढ़िया सर सीधा सीधा ही कैलकुलेट कर लो, ए से बी।
ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है ना। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है सर, ए से लेकर ए प्लस एन टी। तो वापस सर इसमें भी आप क्या कर रहे हो, इसमें एक नंबर ए जोड़ दे रहे हो, इसमें एक नंबर ए जोड़ दे रहे हो। तो वो जो एन साइकिल्स का एरिया था, अब उसको थोड़ा आगे से स्टार्ट करके आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो सर उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। दिस इज अगेन रिमेन सेम, दिस इज एन टाइम्स एक साइकिल का एरिया। ये चार प्रॉपर्टीज हैं बस, ठीक है। इन चारों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना। और यहां पर बताए गए फंक्शन एफ एक्स का जो पीरियड है दैट इज टी, ठीक है, हाँ ना। जैसे अब ये वाला चीज है, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। और अगर इस पूरे पर रूट लगा हुआ है तो इस पूरे पर भी रूट लगा दो, और सर ये आ जाएगा √2 मॉड ऑफ साइन एक्स। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है सर, दैट इज पाई। इसका पीरियड कितना होता है सर, पाई, है ना। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू 0 से लेकर 100 पाई √2 बाहर, ठीक है, और मॉड साइन एक्स। अब सर हमें पता है इसका पीरियड पाई है, तो 0 से लेकर n टाइम्स टी, ये इसका टी है, ध्यान रखना। तो कितनी साइकिल्स का एरिया हो गया बेटा, 100 साइकिल्स का एरिया। तो सर 100 साइकिल्स का एरिया मतलब क्या है, 100 इंटू एक साइकिल का एरिया। अब 0 से लेकर पाई में सर, 0 से लेकर पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो सर ये मॉड हट जाएगा। अब ये मॉड हट जाएगा तो सर इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 2। हाँ आराम से कैलकुलेट करो। तो सर ये पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 इंटू 100 या 200√2, है ना, सिंपल है, ठीक है। 0 से लेकर एन टी, एन क्या है 100, दैट मीन्स 100 साइकिल का एरिया इज 100 इंटू एक साइकिल का एरिया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई कई बार हमने, अब देखो क्यों बोला गया था कि फंक्शंस इज द बैकबोन ऑफ द कैलकुलस, कारण यही था क्योंकि वहां पर पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था। उस पीरियोडिक फंक्शन में एक फंक्शनल रिलेशन अगर आपको दे रखा हो तो यहां से हमने पीरियड निकालना सीखा था। अच्छा पीरियड निकालना अगर आ जाए तो फिर इसका आंसर भी निकालना आ जाएगा सर, ठीक है, है ना। अब जिसको याद है कि पीरियड कैसे निकालते हैं जब ऐसा एक फंक्शनल रिलेशन हमें दे रखा हो तो वो डायरेक्टली इस पे अटैक करें, और जिनको नहीं पता कि अगर किसी फंक्शनल फंक्शन का ऐसा एक रिलेशन हमें दे रखा हो तो वो पीरियड निकालने का हिंट दे रखा है, जिसमें आपको करनी पड़ती है रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट क्या करनी होती है सर, ध्यान सुनना, एक्स की जगह क्या रखना है, ये जो बगल में प्रेजेंट है, एक का इनपुट एक्स है, एक का इनपुट एक्स प्लस हाफ है, तो आप एक्स की जगह एक्स प्लस हाफ रख दो। तो एक्स की जगह एक्स प्लस हाफ रखोगे तो यहां कितना आ जाएगा, एक्स प्लस हाफ, और यहां कितना आ जाएगा, एक्स प्लस हाफ दैट इज एक्स प्लस 1 बराबर सर ये कितना आ गया 3। अब इन दोनों रिलेशंस को घटा दो, घटा दो मतलब कि ये वाला जो रिलेशन है इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला रिलेशन इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब माइनस करके सर आप ऐड कर रहे हो, तो ये और ये गया, यहां बचेगा एक एफ एक्स और माइनस के बाद में सर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और इधर बचेगा 0। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के बराबर आ गया। तो सर यहां पर जो लिखा होता है इंसान दैट इज द पीरियड। इस फंक्शन का पीरियड कितना है सर 1, है ना, इस फंक्शन का पीरियड कितना है 1, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर अगर एफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो सर ये जो टी होता है दैट इज द पीरियड, ठीक है ना। हाँ ये वाली बात पहले पता होनी चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन इस चीज को फॉलो करते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो उसका पीरियड क्या है 1। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज द पीरियड, ठीक है। तो सर
हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वन या एक्स प्लस टू ऐसा तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा था, बट हमने रिप्लेसमेंट करके ऐसी चीज बना ली। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि रिप्लेस करते क्या है। तो ऐसे चीजों में एक्स के बगल में जो दूसरे वाला प्रेजेंट है उस एक्स की जगह वो दूसरे वाला फंक्शन रख दो। तो एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखा तो सर ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आया, तो मतलब इस फंक्शन का पीरियड वन है। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन का पीरियड वन है तो जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है n और ये लिखा हुआ है t। तो 0 से लेकर n टाइम्स t, तो दिस इज n इंटू 0 से लेकर t एफ एक्स। इतना समझ में आया है ना, इतना हमारे पास में क्या आ गया सर, समझ में आ गया। बट इसका तो मुझसे आंसर पूछा है भाई, क्या पूछा है, मुझसे आंसर पूछा है। ठीक है, तो मैंने इतना सिंप्लीफाई कर लिया कि पीरियड वन है तो वो 100 आगे आ जाएगा, ये 100 साइकिल का एरिया, 100 इंटू एक साइकिल का एरिया। बट यार इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अब सर हमारे लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी और हमें फंक्शन भी नहीं पता। तो यहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ या ब्लॉक्ड फील करोगे कि सर फंक्शन नहीं पता, ये कैसे निकल सकता है। तो इसीलिए ये सवाल अब अच्छा बन गया, बिकॉज ले देकर आपके पास इस सवाल में कंडीशन क्या है भाई, क्या दे रखा है, फंक्शन कौन है ये तो हमें बता नहीं रखा। अच्छा, फंक्शन का पीरियड वन है वो हमें पता है, और सर उसके बाद में वो एक रिलेशन दे रखा है, समझ गए, वो एक रिलेशन दे रखा है, और मुझे फंक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि फंक्शन कौन है, पीरियड वन है वो मैंने खुद निकाला। तो मुझे रिलेशन क्या दे रखा है जरा देखना कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ये 3 के बराबर है, ये मुझे दे रखा है, फंक्शन नहीं पता। अब मुझे इसकी मदद से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ गए, क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या मैं ये वाली चीज यहां बना सकता हूं, हां सर बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, दिस इज गिवन, ये आपने सवाल में दे रखी है। क्या मैं ये वाली चीज यहां बना सकता हूं, हां सर, बस एक इंटीग्रल साइन की तो कमी है। तो पूरे में इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर 1, इसमें भी 0 से लेकर 1 और इसमें भी 0 से लेकर 1। हाँ, जो भी होगा वो एक साथ होगा। ठीक है सर, अब ये पार्ट हमारा रिक्वायर्ड है। अब सर समस्या आ गई, इसका क्या करें, इसका क्या करें। इसका क्या करें, एक्स प्लस हाफ का क्या करें, क्योंकि ये तो हमें रिक्वायर्ड है, ये आंसर दिखाई दे रहा है, ये 3 लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट दिस। तो अब शुरू होती है वो वाली गेम जिसके बारे में हमें थोड़ा सा गेम खेलना है। सर हमें ये एक्स प्लस हाफ जो है ना, इसको भी उसी तरफ ले चलते हैं। क्या आप एक्स प्लस हाफ की जगह टी देख सकते हो, देखना जरा, इस इंटीग्रल में सिर्फ इतने पार्ट में मैं एक्स प्लस हाफ की जगह टी रख रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे यहां एक सिंगल वेरिएबल दिखना चाहिए, इसमें एक सिंगल वेरिएबल है। करो, तो जैसे ही मैंने एक्स प्लस हाफ की जगह टी रखा तो सर dx की जगह क्या बन जाएगा, dt। इस इंटीग्रल में क्या होगा जरा देखना, जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो सर ये रखा जा रहा है हाफ, और जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो ये रखा जा रहा है 3/2। अच्छा, यहां क्या आ गया सर, ये आ जाएगा f ऑफ t और ये आ जाएगा dt। ठीक है, ये वाली चीज। अब कितने लोग इसकी वैल्यू जानते हैं कि हां सर इसका आंसर हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी कि a से लेकर a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है बेटा, इज n टाइम्स 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स। सॉरी, 0 से लेकर 1 नहीं, 0 से लेकर t। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी पीरियोडिक फंक्शन के लिए। a से लेकर a प्लस एन टी इज n टाइम्स 0 से लेकर t। अब मैंने कहा कि भाई a हाफ मान लेते हैं और प्लस 0,
ठीक है, तो सर ये वाली चीज हो गया a प्लस 0, और इसको हम लिख लेते हैं सर 3/2 को a प्लस 1 इंटू 1, है ना। a से लेकर a प्लस एन टी, t इज द पीरियड दैट इज 1, n की वैल्यू इज 1। तो सर क्या मैं इस पूरे को n मतलब 1 और 0 से लेकर 1 fx dx लिख सकता हूं, इस पूरे को डायरेक्टली यूजिंग दिस? कितने लोगों को बात समझ में आई? और वैसे भी यार ये क्या लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली एक मोटे मोटे रूप से समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाफ से लेकर 3/2 एफ ऑफ टी डी टी क्या होगा, और एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है, एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है। तो थोड़ा ग्राफिकली इमेजिन करना कि सर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, एक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो 1 है, ठीक है। ऐसा आप हमसे बोल रहे हो कि हाफ से लेकर 3/2, आप हमसे सर बेसिकली ये वाला कैलकुलेट करवा रहे हो। हाफ से 3/2 जा रहे हो आप। अब ग्राफिकली सोच, क्या मैं इस हाफ से लेकर 3/2 वाले पार्ट को ऐसा नहीं बोल सकता कि 0 से लेकर 1 ही एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट कर लो भाई, कि सर ये जो आपने गैप छोड़ा है, यही गैप, सॉरी ये जो आपने एक्स्ट्रा एरिया कवर किया है, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक साइकिल ही तो लिखी हुई है। बोलो कि आप हाफ से 3/2 जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 0 से 1 चले जाओ। कि अगर मैं इस स्ट्रिप को यहां से उठाकर यहां फिल कर दूं तो ये पूरी एक साइकिल बन जाएगी, और एक साइकिल का ही एरिया निकालना है गुरुदेव। तो मैंने कहा वही तो किया है, ये देखिए ये तो किया है बस। तो अब मुझे यहां से डायरेक्टली आंसर बताओ। सर ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स। इस पूरे पार्ट को भी आप 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स बोल सकते हो। ये देखो, अब ये मत बोलना सर यहां पे एफ ऑफ टी डी टी है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में तो यहां पे एफ ऑफ टी डी टी है, बट चेंज ऑफ वेरिएबल। और सर ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दैट इज 2 टाइम्स 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स इज 3। तो 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, 3/2। तो 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई 3/2। लो सर, हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो 100 इंटू 3/2 इज बेसिकली 150 इज अवर एफ एन एफ। 150 इज अवर एफ एन एफ। कैसा लगा? एक बार इस सवाल को घर पे जाकर रीअटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट अलग अलग, एक ये पीरियड निकालने वाला और दूसरा उस रिलेशन का यूज करने वाला। क्योंकि मुझसे एक इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई, मुझे फंक्शन पता नहीं था, तो मेरे पास ले देकर जो जानकारी थी मैं उसी जानकारी पर खेल रहा हूं। सेम मैंने ये आपको एकदम चुलबुला हल्का फुल्का एग्जांपल दिया। अब जेई मेंस 2022 जिस साल पेपर बड़ा खतरनाक आया था, उस साल सेम उन्होंने यही कलाकारी की है। बस मैं क्या कर रहा था, आपको यहां पर एक नंबर दे दिया, यहां एक दूसरा नंबर दे दिया, 0 से लेकर यहां तक कुछ एक दूसरा फंक्शन दे दिया, एक वो फंक्शन दे दिया। तो अब वही कैलकुलेट करवा रहा है। पहले इसकी मदद से आपको इसका पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसकी मदद से रिप्लेसमेंट सोचकर। फिर इस और इस इंटीग्रल को आपकी वैल्यू निकालकर दिखानी है, I1 प्लस I2 का यूज हो रहा है, और ले देकर आपके पास में रिलेशन सिर्फ ये है। तो ये सवाल इससे मैच होता है। कोशिश करिएगा प्लीज, ठीक है ना, कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका आंसर आपसे आ जाएगा, बट एक बार इसके बारे में सोचा, फिर जो आपने अभी करके आए उसको एक बार सोचा कि यार सर ने इसमें क्या किया था और मैं इसमें क्या कर सकता हूं। थोड़ा एफर्ट लगेगा, मे बी पॉसिबल,
मे बी पॉसिबल कि आपका जवाब ना आए, बट आप कम से कम सोचोगे तो सही। अगली क्लास में जब आप आओगे तो मैं इस सवाल का जवाब आपको बताऊंगा। इसीलिए ये सवाल जो है ये क्या है, होमवर्क है। ये सवाल है ही बस आपको परेशान करने के लिए। मैंने यहां पर क्या दिया, मैंने यहां पर दे दिया हाफ, यहां दे दिया 3, उसने दे दिया एफ ऑफ एक्स प्लस के, और यहां लिख दिया एन। अब 0 से लेकर n टाइम्स के या 4n के, वो तो कितना भी हो सकता है ना। तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि हाँ सर हम इसके बारे में सोच के आएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है, और डू इट बाय योरसेल्फ जो मैंने आपको दिए थे उसमें एक बढ़ोतरी कर दी, थोड़ा सा और डिफिकल्ट सवाल लेकर आया हूं, ताकि आप इसमें मॉड को हटाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना, ये सब सीख सके। ऑल्दो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अभी एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। आपकी 7:30 से क्लास भी है नेक्स्ट केमिस्ट्री की। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, हो जाएगा, पूरा एफर्ट लगाना, एक बार में नहीं हो, दोबारा। अब आज रात को खाना खाने के बाद में नहीं हो, कल सुबह क्लास, मतलब कल शाम को क्लास में आने से पहले एक बार और अटेम्प्ट, 2-3 बार मल्टीपल सोचकर। कहीं अटको तो जो पुराना क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें देखो कि सर ने इस स्टेप पे क्या किया, फिर क्या सोचा, क्या सब्स्टिट्यूट किया, उसके स्टेप्स एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। अभी आपका ब्रेक है जी, और फिर 7:30 से आपकी क्लास है, इसलिए एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू बेटा। हाँ, कल ऐसे, ओ सॉरी, कल क्लास नहीं है भाई, कल संडे है। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, वो एक रिदम बनी होती है ना कि कल मतलब मंडे, कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन मंडे, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और फॉर्म फिलिंग वाला काम आराम से और प्यार से करना है, ठीक है। आराम से 5-6 वीडियोस देखकर यूट्यूब पर फिर आपको आगे बढ़ना है।